करिश्मा को अपना जीवन उबाऊ और बोरिंग लगता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही उसकी दिनचर्या थी। ना कोई सहेली, ना कोई प्यार, ना कोई चाहने वाला, ना कोई खोज खबर लेने वाला। उसे तो इस बात की चिंता थी कि उसके पिता को उसकी फिक्र क्यों नहीं है। लेकिन अकेले पिता को दोष देना कहाँ तक ठीक है। माना कि वह और लड़कियों की तरह नहीं है, उसमें कोई आकर्षण व सुंदरता नहीं है। लेकिन क्या यह पूरी दुनिया सिर्फ सुंदर लोगों से भरी पड़ी है? खैर, अब तो रिश्तेदारों की ताने सुन सुनकर वह तंग आ चुकी है। रोज की तरह आज भी वह बूझे मन से अपने ऑफिस चली गई। रोज की तरह आज उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। करिश्मा ने बैग लटकाते हुए अपने मैनेजर से कहा, मिस्टर आनंद, मुझे ही बैग ढोने की क्या ज़रूरत है? तरुण तो नहीं नहीं, वह घबरा कर बोला, बैग तो तुम ही रखा करो। बैंक है ही कितनी दूर? फिर उसने पुकारा, चलो भाई तरुण, जल्दी करो। बिगड़ी पड़ी एक बस के पास मिस्त्री से तंबाकू ले रहा तरुण लपकता हुआ आया। आ गया मालिक। रोज की तरह वह करिश्मा के पीछे पीछे चल पड़ा। करिश्मा को उतना भारी भरकम बैग रोज ढो कर ले जाना अखरता था, किंतु मिस्टर आनंद को और किसी भी कर्मचारी पर भरोसा नहीं था। सुरक्षा के लिए तरुण को वह जरूर साथ कर देता था। तरुण बड़ा हट्टा कट्ठा तगड़ी कद काठी का अधेड़ आदमी था। बड़ी बड़ी मूछें रखता था। कद 6 फुट के आसपास था, लेकिन अकल का कोरा था। मालिक का सबसे वफादार आदमी था। सांड से भिड़ जाने की हिम्मत रखता था, लेकिन कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था। इसीलिए मैनेजर ने करिश्मा के साथ पहलवान जैसे तरुण को लगा रखा था। वह दोनों के काम से संतुष्ट था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 20 से ज़्यादा बसें थीं। अक्सर कुछ खराब हो जाती, लेकिन ज़्यादातर के चलते रहने से रोज़ लगभग 1.5-2 लाख रुपए की रकम आ जाती थी। त्यौहार वगैरह के दिनों में तो यह रकम 3 लाख से ऊपर पहुंच जाती थी। आनंद बड़ा डरपोक था। वह रात को रकम ऑफिस की तिजोरी में रखना नहीं चाहता था। रोज़ रात को चौक वाले भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में रुपए जमा करा दिया करता था। इस तरफ बस स्टैंड तथा एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र होने के कारण स्टेट बैंक ने सुविधा के लिहाज से खास तौर से यह शाखा खोली थी, जो दोपहर बाद से रात के 9 बजे तक खुली रहती थी। करिश्मा रोज 8:50 बजे तक बैंक पहुंच जाती थी और रुपए जमा करा देती थी। बस अड्डा होने के कारण सड़क थोड़ी चौड़ी और साफ थी। बस अड्डे के पास ही चाय और पान की कई दुकानें थीं। आगे चलकर एक अच्छा सा चाय खाना भी था। फिर बैंक तक का रास्ता सूना था। रास्ता लगातार आती जाती गाड़ियों की रोशनी से प्रकाशित होता रहता था। करिश्मा शुरू से बहुत डरती थी कि कहीं कोई उसका गला दबाकर या छुरा मारकर बैग छीन ले तो, किंतु अब वह अभ्यस्त हो गई थी। तरुण के कारण उसे इत्मीनान रहता था। चलते चलते करिश्मा ने बैग को दूसरे कंधे पर रखते हुए कहा, भाई तरुण, अगर कोई गुंडा बदमाश छुरा या पिस्तौल लेकर। गुंडा बदमाश? तरुण मूंछों पर ताव देता हुआ हंसा। बिटिया, हम एक ही हाथ से पिस्तौल छुरा सब झाड़ देंगे उसका, तुम चिंता ना करो। बैंक का कैशियर उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। करिश्मा के बैग से नोटों की गड्डियाँ निकालकर उसने फुर्ती से गिनी। कुल 1,09,000 रुपये मात्र। उसने मुहर लगाकर रसीद करिश्मा को दे दी। लौटते वक्त करिश्मा चौराहे के इधर वाले चाय खाने में रोज की तरह चाय पीने चली गई। तरुण चाय पीते वक्त बोला, बेटिया, तुम किसी तरह की चिंता ना करो। तरुण के रहते कोई पंछी पंख भी नहीं फड़फड़ा सकता है। यहाँ हमको सब लोग जानते हैं। किसी ने कुछ करने की कोशिश की भी तो उठा के पटक दूंगा, हड्डी पसली सब बराबर हो जाएगी। करिश्मा इस सीधे पर अनपढ़ गवार को कैसे समझाती कि यह गांव का अखाड़ा नहीं है। यहाँ गुंडे बदमाश कुश्ती नहीं लड़ते, पीछे से कोई छुरा या गोली मार दे। वह बहुत डरती थी, लेकिन इस काम के लिए मैनेजर उसे कंपनी से 500 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिलाता था, क्योंकि उसे वह अच्छी लड़की समझता था और उसकी मदद करना चाहता था।
मैनेजर आनंद जानता था कि करिश्मा पर बूढ़े पिता, एक छोटी बहन और एक लापरवाह और आवारा किस्म के छोटे भाई की जिम्मेदारी है। आनंद यह भी जानता था कि 30 साल की उम्र पार कर चुकी करिश्मा की शादी हो पाने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि वह देखने में सुंदर नहीं है, ना चेहरे से ना शरीर से। संकरा माथा, दबी नाक, भीतर धसी छोटी छोटी आंखें, मोटे होठ, रंग सांवला, सपाट सा शरीर देखने में लड़कों जैसी लगती थीं। उम्र के असर से चेहरे पर कुछ रेखाएं भी बनने लगी थीं। वैसे लड़की कमाऊ हो तो शादी किसी तरह हो भी जाती है, किंतु करिश्मा अपने परिवार के भरण पोषण के ख्याल से खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके हिसाब किताब, अकाउंटेंसी, फाइलिंग आदि की दक्षता का आनंद प्रशंसक था। लौटकर करिश्मा ने रसीद मैनेजर आनंद को दी और 9:30 की बस से घर लौट चली। वह बस उसे घर के पास के चौराहे पर ही उतार देती थी। बस से उतरकर वह जैसे ही घर की तरफ चली थी कि अचानक पीछे से धक्का लगा और वह गिर पड़ी। धक्का एक मोटरसाइकिल से लगा था। मोटरसाइकिल वाले ने उसे उठाकर खड़ा किया और माफ़ी मांगने लगा। बड़ी गलती हुई, माफ़ कीजिए मैडम। करिश्मा कराहती हुई उठी। उसने देखा सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। रंग गोरा, अच्छे नाक नक्श वाला, सुंदर कपड़े पहने, तंदुरुस्त। वह बोला, आपका घर कहाँ है? चलिए पहुँचा देता हूँ। वैसे तो करिश्मा का घर पास में ही था और उसे चोट भी ज़्यादा नहीं लगी थी कि किसी को पहुँचाने जाना ज़रूरी होता, लेकिन पता नहीं क्यों वह उस लड़के को मना नहीं कर सकी। वह उसके साथ घर तक आई। आइए, करिश्मा ने कहा, चाय पीकर जाइएगा। युवक तुरंत तैयार हो गया। करिश्मा ने उसे बैठक में बिठा दिया। बैठक बहुत सामान्य थी, जहाँ एक पुराना सा बदरंग सोफा पड़ा था। एक चौकी पर दरी बिछी थी। दीवारों पर पुराने कैलेंडर लगे थे। करिश्मा उसे बिठाकर भीतर चली गई। चाय के 2 प्याले लेकर वह लौटी। युवक उसके बूढ़े पिता से बातें कर रहा था। बूढ़े पिता ने खोद खोद कर उसके बारे में पूछताछ की। करिश्मा ने सुना, नाम अंशुमन कुमार। उसके पिता हेड क्लर्क होकर रिटायर्ड हो चुके हैं। परिवार में माँ और 2 छोटे भाई बहन हैं। वह खुद एमए पास कर चुका है और नौकरी तलाश कर रहा है। करिश्मा ने दोनों को चाय दी। करिश्मा के पिता ने चाय पीकर जम्हाई ली और भीतर चले गए। अंशुमन लेकिन वहीं बैठा रहा। उसने चाय पीते पीते कहा, चाय तो पीता ही रहता हूँ, लेकिन सच कहूँ करिश्मा जी, ऐसी चाय कभी नहीं पी मैंने। आपने ही बनाई होगी ज़रूर। जी, करिश्मा लज्जा गई। आपको पसंद आई? अजी, क्या कहती हैं आप? अंशुमन उत्साह से बोला। काश ऐसी चाय रोज़ मिल सकती। करिश्मा ने साहस कर कहा, तो रोज़ आकर पी जाया करें ना। मैं रात को 9:30 लौटती हूँ। तब अंशुमन बोला, मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। मिस करिश्मा, आप जितनी भली हैं उतनी ही, मेरा मतलब है कि उतना ही आकर्षण है आप में। करिश्मा का चेहरा लाल हो गया। किसी ने आज तक उससे ऐसी बात नहीं कही थी। और यह सुंदर युवक, आप ज़रूर आया करें, मैं इंतज़ार करूँगी। तब से अंशुमन अक्सर उसके घर आने लगा। करिश्मा के बूढ़े पिता और छोटी बहन मोनिका से उसने अच्छी घनिष्ठता बना ली। वह खुश मिजाज और बातचीत में चतुर था। शाम को आता तो साथ में कुछ नमकीन या मीठा ले आता। 16 साल की मोनिका उसके लिए चाय बनाती और वह करिश्मा के आने तक रुका रहता। करिश्मा के पिता इस मिलनसार शरीफ युवक से बहुत खुश थे। करिश्मा जब आती तो फिर से चाय बनाती थी। रविवार को करिश्मा की छुट्टी होती थी। उस दिन मैनेजर आनंद खुद तरुण के साथ जाकर रुपए बैंक में जमा कराता था। रविवार को अंशुमन करिश्मा को मोटरसाइकिल से घुमाने ले जाता, कभी सिनेमा तो कभी किसी रेस्टोरेंट में भी ले जाता। अंशुमन करिश्मा की हर बात की बड़ी तारीफ करता था। कहता, करिश्मा, तुम जैसी समझदार और अच्छी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। 31वें वर्ष में कदम रख रही करिश्मा को अपने लिए लड़की शब्द सुनकर गुदगुदी सी होती थी। कहती, तुम तो मुझे बना रहे हो। सच कहता हूँ। अंशुमन गंभीर हो जाता। तुम हीरा हो, हीरा।
जो तुम्हारा हाथ थामेगा वह बहुत खुश नसीब होगा। अब तक पुरुषों की प्रशंसात्मक दृष्टियाँ, रोमांस से अपरिचित और उसके लिए तरसती रही करिश्मा अंशुमन की इन बातों में भूल जाती कि वह बहुत असुंदर हैं। 30 साल पार कर चुकी है और अंशुमन उसी उम्र में छोटा और स्मार्ट युवक है। वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहती थी। वह और प्रशंसा सुनने के लिए कहती, मैं तो इतनी बदसूरत। तब अंशुमन हंसता, खूबसूरती और गोरी चमड़ी को देखने वाले बेवकूफ़ होते हैं। स्त्री का असली सौंदर्य तो उसके भीतर छिपा रहता है। करिश्मा, तुम देखने में भले ही बहुत सुंदर ना हो, लेकिन तुम्हें एक ज़बरदस्त आकर्षण और सम्मोहन है। उसे तुम क्या जानो। और करिश्मा के ऊपर जैसे नशा छा जाता। घर लौटकर वह आईने में खुद को निहारती रहती। क्या सच में वह आकर्षक है? आईना तो उसका वही पुराना अक्स दिखाता है, किंतु उसे लगता वह आकर्षक हो गई है। अंशुमन पिछले रविवार को उसे शहर के बाहर झील के किनारे बने रेस्टोरेंट लेकर गया था। वहाँ झील के पास झाड़ीनुमा पेड़ों के बीच बैठने के लिए अलग थलग मेजें लगी हुई थीं। बैरे सामने के होटल से सामान लाकर परोसते। लोग आज़ादी के मज़े लेते हुए खाते पीते प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। अंशुमन ने डोसे, चिप्स और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। करिश्मा विभोर थी। सच अंशुमन, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो कहीं किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाती अकेली। छोड़ो, अब तुम अकेली नहीं हो करिश्मा, अंशुमन ने बड़े प्यार से कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब मेरी दोस्ती से तुम्हें क्या मिलने वाला है? करिश्मा ने उसे टटोलना चाहा। तब अंशुमन हंसा। मुझे तुम्हारा साथ ताजगी से भर देता है। सच मानो, जिंदगी में बहुत सी सुंदर लड़कियां मिली, लेकिन किसी से इतना प्रभावित ना हुआ जितना तुमसे। झूठे? करिश्मा व्याकुलता से उसे देखने लगे। सच, तुम मेरे लिए संसार की सबसे सुंदर और योग्य लड़की हो। लड़की शब्द से करिश्मा रोमांचित हो उठी। अंशुमन के मुंह से वह बार बार लड़की शब्द सुनना चाहती थी। बोली, मैं और लड़की? लड़की तो मेरी बहन मोनिका है। मोनिका? अंशुमन हंसा। वह बच्ची है, उसमें वह सुंदर नारीत्व कहाँ है? छोड़ो करिश्मा, मैं आज तुम्हारे सिवा किसी और का नाम नहीं लेना चाहता बीच में। क्या सच? करिश्मा कुछ आगे झुकी। सो क्यों भला? क्योंकि बुरा ना मानो तो सच कहूँ, अंशुमन ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। करिश्मा की कान सनसना उठे। कुछ देर तो जैसे उसे होश ही नहीं रहा। अंशुमन ने उसके हाथों को दबाकर सचेत किया। बैरा आ रहा है। बैरा आया। क्या रखा गया करिश्मा को कुछ होश नहीं था। वह तो अंशुमन की बात के नशे में मस्त थी। अंशुमन ने उसका हाथ दबाया। खाओ ना। उस दिन का नाश्ता करिश्मा को अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट नाश्ता लगा। वह तरंगों में झूल रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में कभी कोई ऐसा मौका आएगा जब कोई सुंदर युवक उसे कहेगा, तुम बड़ी सुंदर हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वही आज अचानक हो गया है। लौटते समय अंशुमन ने कहा, आज तुम मेरे घर चलो तो कैसा रहे? करिश्मा बोली, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? आज तो घर पर सिर्फ मेरे पिताजी हैं। माँ और भाई बहन एक नाते रिश्तेदार के शादी में गए हुए हैं। तुम्हें अपने पिताजी से मिलाऊं? उसने करिश्मा के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही मोटरसाइकिल मोड़ दी। शहर के दूसरे किनारे बसे एक छोटी सी साधारण 2 मंजिला घर के आगे मोटरसाइकिल खड़ी की। मेरा गरीब खाना। करिश्मा के साथ बरामदे में आकर उसने घंटी बजाई। कई बार बटन दबाया, किंतु दरवाज़ा नहीं खुला। बोला, पिताजी जरूर ना घूमने निकले हैं, 9 बजे रात तक लौटते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी चाबी है। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर वह करिश्मा को भीतर लाया। साधारण सी बैठक, सोफ़ा, टीवी, दीवान आदि से सजा हुआ। एक तरफ भीतर जाने का दरवाज़ा। अंशुमन भीतर देख आया। बोला, ज़रूर वे बाहर हैं। खैर उनके आने तक बैठते हैं। तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? करिश्मा ने कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है। तो आज मेरी ही बनाई चाय पियो। अंशुमन हंसा। तुम्हारी जैसी तो क्या बनेगी। किंतु वह भीतर चला गया। करिश्मा की आंखों के आगे रंगीन सपने तैरते रहे।
अंशुमन उसे प्यार करता है, अपने पिता से मिलाने लाया तो है। अगर शादी हुई तो वह इसी घर में आएगी। अंशुमन चाय ले आया। करिश्मा को वह मामूली चाय भी अमृत जैसी लगी। अंशुमन ने बनाई थी इसीलिए। अंशुमन ने उसका हाथ अपनी हथेली में दबाकर कहा, करिश्मा, तुम मुझसे प्यार करती हो? करिश्मा शर्मा गई। उसकी आंखें जैसे शराब के नशे में थी। अंशुमन बोला, तुम्हारी आंखें सच बता रही हैं। हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। सच? करिश्मा ने ऐसे कहा जैसे बच्चे को मिठाई देने का वादा किया गया हो और वह उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। अंशुमन बोला, बिल्कुल सच। मेरे घर वाले मेरी बात नहीं टालेंगे। हाँ, तुम्हारे पिताजी की राय, वह तो तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझते हैं, खुशी से राजी हो जाएंगे। लेकिन अंशुमन, क्या सच कहते हो या यह सब सपना है? सपना? अंशुमन उसके नज़दीक आ गया, उसे आलिंगन में कसकर दबा लिया। चाय पीने के बाद ही से करिश्मा पर अजीब सी मदहोशी छाने लगी। बदन में उत्तेजना सनसनाने लगी थी। चाहती थी अंशुमन उसके करीब आए। 31 साल की एकाकी, शुष्क व पुरुष स्पर्श से वंचित उसके नारीत्व में बाढ़ सी आ गई। वह अंशुमन से लिपट गई। वह कब उसे भीतर के कमरे में ले गया उसे पता नहीं चला। अंशुमन उसे रात 8 बजे घर पहुंचा गया था। उस समय तक अंशुमन के पिता घूमकर वापस नहीं लौटे थे, इसीलिए उनसे भेंट ना हुई। अंशुमन ने करिश्मा के पिता के चाय पीने का अनुरोध नम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि आज घूमते फिरते कई बार चाय पी चुके हैं, सो माफ़ करें। करिश्मा ने रात को खाना नहीं खाया। मोनिका से कह दिया कि उसने भारी नाश्ता कर लिया है। असल में उसकी आत्मा ऐसी तृप्त हो गई थी कि सिर्फ सो जाने का मन हो रहा था उसका। रात भर करिश्मा के बदन में मीठी टूटन भरी खुमारी छाई रही। पहली बार का यह प्यार उसे एक ऐसे अद्भुत लोक में ले गया जहाँ वसंत के सिवा कुछ नहीं होता। रात भर मीठे सपने आते रहे। सुबह जागी तो बदन में मीठे दर्द के साथ ताजगी भी थी। नहा धोकर वह कार्यालय पहुंची। दिन भर उसका मन घबराता रहा और सोचती रही कि शायद अब अंशुमन ना मिले। लेकिन अंशुमन मिला। वह रोज की तरह तरुण के साथ रुपए जमा कर 9:30 बजे आई तो वह चौराहे पर ही खड़ा था। करिश्मा? करिश्मा चौंक पड़ी। उसका मन खिल उठा। सामने अंशुमन था। वह धीरे धीरे उसके पास आई तो वह बोला, कैसी हो? करिश्मा उसे आंखें मिलाने से शर्मा रही थी। अंशुमन बोला, आओ मोटरसाइकिल पर बैठो, घर सामने ही तो है। करिश्मा बोली। वह धीरे से बोला, तुम्हारा असल घर तो वह है जहाँ हम अभी चलेंगे। करिश्मा रानी, आओ बैठो। करिश्मा रोमांचित हो उठी। मंत्रमुग्ध सी मोटरसाइकिल के पीछे आ बैठी। अंशुमन अपने घर की तरफ चल पड़ा। करिश्मा का बदन बार बार सिहर रहा था। अंशुमन उसे भीतर के कमरे की ओर ले चला तो बोली, तुम्हारे पिताजी? आज वे भी शादी में चले गए हैं। सभी लोग 10 दिनों बाद लौटेंगे। मेरठ में हैं। हमें बिल्कुल आज़ादी है। करिश्मा के अंतर्मन में कुछ खटक रहा था, लेकिन वह भी अपने भीतर की प्यास बुझाने का लोभ रोक नहीं पाई। उस दिन भी दोनों पिछले दिन की तरह ही आनंद में डूबते चले गए। तब से जैसे रोज का यह नियम बन गया। अंशुमन का घर ऐसी जगह पर था जहां आते जाते पड़ोसियों की नज़र भी नहीं पड़ती थी। करिश्मा अब अंशुमन की आदी हो गई थी। वह बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। एक दिन उसने कहा, अंशुमन, मान लो कुछ गड़बड़ी हुई तो? अंशुमन ने उसी दिन उसे घर पहुंचाते वक्त दवा की दुकान से गोलियों का एक पैकेट खरीद दिया और बताया, इसमें से एक गोली रोज लेनी है, फिर तो निश्चिंत। एक दिन करिश्मा ऑफिस जा रही थी कि अंशुमन अपनी मोटरसाइकिल पर तेजी से जाता हुआ दिखा। करिश्मा अचानक ठिठक गई। अंशुमन के पीछे एक गोरी सुंदर सी लड़की बैठी हंस हंस कर उससे बातें करती जा रही थी। अंशुमन ने उसे नहीं देखा। मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ गई। उस दिन करिश्मा से अपने काम में कई बार भूल हुई। मैनेजर आनंद ने झल्ला कर कह दिया, तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाकर आराम करो ना। करिश्मा ने यही उचित समझा। वह घर आ गई। उस दिन वह जैसे अंगारों पर लौटती रही। शाम को वह चौराहे पर गई
जहाँ बस रुकती थी और जहाँ उसे अंशुमन मिलता था, आज वह नहीं मिला। करिश्मा की वह रात जागते बीती। ईर्ष्या से वह जली जा रही थी। अंशुमन उसे धोखा दे रहा है क्या? यह तो करिश्मा से सच्चे प्रेम की बात कहता है। और वह लड़की कहाँ? वह स्मार्ट खूबसूरत यौवन से झलकती हुई नवयौवना, और कहाँ खुद करिश्मा सपाट से बदन वाली असुंदर बिन ब्याही। अगला दिन भी उसी तरह कांटों पर लौटते बिता। रात में वह घर के पास बस से उतरी तो अंशुमन खड़ा मिला। करिश्मा ने तुरंत पूछा, कल सवेरे तुम्हारे साथ वह लड़की कौन थी अंशुमन? लड़की? अंशुमन ने पल भर सिर खुजलाया, हंस कर बोला, ओ याद आया। हाँ, वह मेरी अपनी चचेरी बहन है अर्चना। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी छोटे चाचा जी का घर यहीं है। कल अर्चना का जन्मदिन था। उसने मुझे भी निमंत्रण दे रखा था। सवेरे ही मेरे घर आ गई थी और मुझे कुछ खरीदारी के लिए अपने साथ बाजार ले गई थी। वही तुमने देखा होगा। कल शाम को वहीं फंसा रहा था, तभी तो तुमसे नहीं मिल पाया। क्या हुआ? ओ, अंशुमन मुस्कुराया। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है क्या? नहीं तो, करिश्मा लज्जित होकर बोली, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। अंशुमन हंस पड़ा, बोला, करिश्मा तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में और कोई स्त्री ना है और ना ही रहेगी। और वह उसे अपने घर ले गया। करिश्मा अब सच्चे दिल से अंशुमन को पति मानने लगी। अक्सर वह पूछती, हम शादी कब करेंगे अंशुमन? बहुत देर हो रही है। अंशुमन कहता, डार्लिंग, पिताजी ने पहले एक जगह मेरी शादी की बात चलाई थी। असल में मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया था और कर्ज पटाने के लिए उन लोगों की लड़की से मेरी शादी की बात तय कर दी थी। इस तरह वे लोग अपना रुपया छोड़ देते, अलग से दहेज भी दे रहे थे, लेकिन वह लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने इनकार कर दिया। करिश्मा सन्न रह गई, बोली, तुम्हारे पिताजी यदि तुम पर जोर देकर? नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन पिताजी का कहना है कि वे लोग उन लोगों का कर्ज अपनी पेंशन से नहीं चुका सकेंगे। वे लोग हमारा घर नीलाम कराने की धमकियां दे रहे हैं। करिश्मा ने सूखे गले से पूछा, तब तुम क्या करोगे? इसीलिए तो मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैंने पिताजी से कह दिया है कि नौकरी करके उन्हें हर महीने अपना वेतन देता रहूँगा और कर्ज पड़ जाएगा। लेकिन नौकरी मिले तब तो ना। करिश्मा चिंता में पड़ गई थी। अंशुमन को यदि नौकरी ना मिली और कर्ज के दबाव में वह शादी के लिए राजी हो गया तो? 3 दिनों के बाद अंशुमन वहीं मिला, बस स्टॉप पर, घबराया हुआ सा था। बोला, डार्लिंग, कुछ ज़रूरी बातें करनी है, चलो। वह उसे अपने घर नहीं, पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया। एक कैबिन में बैठकर सैंडविच और चाय का ऑर्डर दिया और धीरे धीरे कहने लगा, डार्लिंग, मैं आज तुमसे विदा लेने आया हूँ। करिश्मा सन्न रह गई। विदा लेने? हाँ, बात बिगड़ गई है। लड़की वालों ने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी है। यह तो मेरे सिर से एक बला टली, लेकिन अब वे लोग सख्ती से अपना रुपया मांग रहे हैं, पिताजी पर दबाव डाल रहे हैं। दबंग आदमी हैं। बड़ी विनती चिरौरी करने पर 3 दिनों का समय दिया है, वरना घर नीलाम कर लेंगे। तो? सूखे गले से करिश्मा ने पूछा। मैंने सोचा है कि मैं कहीं भाग जाऊं। पिताजी उन लोगों पर मेरे अपहरण का केस दायर कर देंगे। यूं वे हमारा घर नहीं ले सकेंगे। मामला चलेगा और फिर देखा जाएगा। शायद मुझे बाहर नौकरी मिल जाए, तब सब ठीक हो जाएगा। करिश्मा ने कांपते स्वर में पूछा, फिर कब लौटोगे? फिलहाल तो भागना ही पड़ेगा। लौटने का कुछ नहीं, शायद ना भी लौटूं। नौकरी के बिना या रुपए की व्यवस्था के बिना लौटने पर तो अपहरण का केस भी टिक ना सकेगा। इसीलिए अलविदा। करिश्मा चुप रही। उसके दिल में तूफान चल रहा था। इधर अंशुमन के प्यार का जो अनोखा आनंद उसे मिला था, वह उसके लिए एक अनिवार्य नशा जैसा हो गया था। वह इतने सुख के दिन बिताने के बाद अब इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। भागने के बाद अंशुमन का उसे शादी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। न जाने कहाँ कहाँ छिपता फिरेगा। वह सोचने लगी कि क्या उसको फिर से अकेले जीवन गुजारना पड़ेगा। सवेरे से शाम तक सूखे रजिस्टरों लेज़रों में सिर खपाकर पैसे बैंक पहुंचाना,
लौटकर थके शरीर से अकेले बिस्तर पर रात काट देना और सवेरे उठकर फिर उसी एकरस दिनचर्या की तैयारी। उसका मन जैसे हाहाकार कर उठा। कांपते स्वर में बोली, कितने पैसे देने हैं उसे? ठीक से पता नहीं, अंशुमन लापरवाही से बोला। लेकिन पिछले साल तक यह 3 लाख रुपए के लगभग था। सूद की मोटी राशि जुड़ती रही, सो अब 4 लाख रुपए से कम क्या होगा। लेकिन क्या फ़ायदा इस गिनती से? ना मैं यह जुटा सकता हूँ ना पिताजी। ये लोग इतने खूंखार हैं और कह चुके हैं कि 3 दिनों में रुपया ना मिला तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मुझे तो भागना पड़ेगा ही। करिश्मा काँप गई। इस बीच बैरे ने खाने का सामान लाकर रख दिया। करिश्मा ने उसे छुआ भी नहीं। बोली, क्या तुम्हारे चाचा जी कुछ मदद नहीं करेंगे? चाचा? अंशुमन फीकी मुस्कान से बोला, वे तो उड़ाऊ खाऊ आदमी हैं, उनके पास पैसा है कहाँ। उन्हें इस साल अर्चना की शादी भी करनी है, उसके लिए कर्ज लेने वाले हैं। अंशुमन आगे बोला, खाओ, चिंता मत करो। वही तरीका ठीक है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यहीं से चला जाऊँगा। मोटरसाइकिल एक दोस्त के घर पर रख कर मैं स्टेशन चला जाऊँगा। क्या पैसे की कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकते? करिश्मा बोली, मेरे पास 30,000 रुपये हैं। अंशुमन फीकी हंसी हंसा। कभी शौक से मोटरसाइकिल ली थी, आज बेच दूँ तो शायद 30-40 हज़ार रुपये मिले। ये 40,000 रुपये हो गए, लेकिन बाकी रुपए का सवाल रह जाता है। नहीं भाई, यूँ नहीं होगा, मुझे भागना पड़ेगा। करिश्मा कुछ सोच कर बोली, मैं रुपए की व्यवस्था कर दूँ तो? तुम? अंशुमन चौंका। तुम कहाँ से लाओगी 3-4 लाख रुपए? मैं ला दूंगी। क्या अपने पिताजी से मांगोगी? तब तो रहने दो, उनसे मतलब नहीं और ना ही उनके पास है। मैं इंतज़ाम कर दूंगी, मुझे ज़रा सोचने दो। ज़रूर ऑफिस से लोन लोगी ना, लेकिन वे इतनी रकम दे देंगे? 3 दिनों में ही चाहिए। मैं तुम्हें ला दूंगी रुपए, बस फिर तो तुम्हें घर छोड़ने की ज़रूरत ना होगी ना। नहीं तो? अंशुमन खुश होकर बोला, तब क्यों कहीं जाऊंगा। हाँ, रुपए उनको सूद समेत चुका कर निश्चिंत हो जाएंगे हम लोग। फिर तो ठाठ से हमारी शादी अगले लगन में ही पक्की समझो। क्या सच में? करिश्मा उत्सुक हुई। बिल्कुल सच। तब बाधा ही क्या रहेगी भला। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि कैसे। छोड़ो, तुम ऐसा करना कि कल सवेरे ठीक 9:30 बजे वहीं मिलना जहाँ बस खड़ी होती है। रात में करिश्मा गंभीरता से विचार करती रही। रोज वह कंपनी का जो रुपया जमा कराती है वह आजकल 3 लाख रुपए से ज़्यादा ही होता है। दिवाली नज़दीक है, बसों में भीड़ होने लगी है। 2 दिनों बाद भीड़ और बढ़ जाएगी। उसे वही रुपया हथियाना होगा। कंपनी बहुत बड़ी है और रोज़ इतना रुपया जमा होता है। एक दिन की आमदनी यदि ना भी जमा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। करिश्मा के जीवन का सवाल है। 8 साल से उसने यहाँ मेहनत की है। वेतन सिर्फ 20,000 रुपये मिलता है, जबकि करिश्मा 2 लोगों के बराबर काम अकेली कर देती है। अकाउंटेंसी, फाइलिंग, करस्पॉन्डेंस, रुपए जमा कराना, उसके परिश्रम से कंपनी को लाखों रुपए का लाभ होता रहता है। क्या उसे 8 साल के कुछ बोनस का अधिकार नहीं? कंपनी को तो चाहिए कि उसे कम से कम 40,000 रुपये वेतन दें। इसी बहाने वह अपना घाटा भी पूरा कर लेगी। इसमें कुछ दोष या पाप बिल्कुल नहीं। करिश्मा का जीवन बनेगा, एक परिवार का बचाव होगा और कंपनी का कुछ खास नहीं बिगड़ेगा। रात भर वह इसी उधेड़-बुन में रहे। सवाल केवल तरुण का था। उस सीधे आदमी को आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। उसने एक उपाय सोचा। सवेरे देर से जागी। उसका मुरझाया चेहरा देखकर मोनिका ने पूछा, क्या तबीयत खराब है दीदी? उसे टालकर वह समय पर ऑफिस के लिए चल दी। 9:30 बजे बस स्टॉप पर अंशुमन पहले से मौजूद था। करिश्मा ने कहा, मेरे साथ थोड़ी दूर तक टहलने चलो, राह में बातें करेंगे। चलते हुए उसने अंशुमन को धीरे धीरे अपनी योजना बतानी शुरू की। फिर कहा, बैंक और उस चाय की दुकान को तो जानते ही हो। चाय की दुकान और बैंक के बीच नीम का एक बड़ा सा पेड़ है। रात में वह सड़क सुनी रहती है। बैंक के पास 1-2 दुकानें हैं जिनकी रोशनी वहां तक आती है। पेड़ से बैंक का फासला मुश्किल से 100-150 कदम होगा।
तुम पेड़ के पीछे रहना और जो समझाया है वही करना। हाँ, वह चीज़ आज मुझे किसी तरह ऑफिस में दे देना। कुछ मुश्किल नहीं, अंशुमन बोला। मैं पेड़ के पास रहूँगा, मोटरसाइकिल भी है, ठीक से चेक किए रखूँगा। वह चीज़ तुम्हें आज किसी के हाथों पहुँचा दूँगा। तुम खुद ऑफिस क्यों नहीं आते? तुम्हें कौन जानता है वहाँ? असल में मुझे दिन में कुछ ज़रूरी काम है डार्लिंग, लेकिन मैं पहुँचा दूँगा, तुम निश्चिंत रहो। करिश्मा को उस दिन भी उखड़े मूड में काम करते देख मैनेजर आनंद ने पूछा, क्या आज भी तबीयत खराब है करिश्मा? तब तो भाई घर जाकर। नहीं सर, बस यूं ही। वह चुस्ती दिखाती हुई काम करने लगी, हिसाब निपटाते हुए दिमाग उस तरफ जो अंशुमन को समझाया था। अब होशियारी रखनी है। 12 बजे छोकरे से उसने चाय मंगवाई। चाय आई ही थी कि एक बाहरी लड़के ने आकर कहा, आप करिश्मा जी हैं? हाँ, वह सतर्क हुई। क्या बात है? यह लीजिए। लड़के ने उसे एक पुड़िया दी और तुरंत लौट गया। मैनेजर 2-3 लोगों से बातें करता रहा। अपनी जगह से ही पूछा, क्या बात है? कौन छोकरा है? किसी रमेश के बारे में पूछ रहा था सर। उसे विश्वास था आनंद ने पुड़िया लेते देखा नहीं है। मैंने कह दिया यहाँ कोई रमेश नहीं रहता। धीरे से पुड़िया मुट्ठी में दबाकर वह बाथरूम में चली गई। वहाँ उसे खोला, 2 सफ़ेद गोलियाँ थी। पुड़िया ठीक से लपेट कर छिपा ली और निकल आई। समय बीत नहीं रहा था। किसी तरह 8:30 बजे नोट गिने गए। आज तो पूरी 4,30,000 रुपये हुए। रजिस्टर पर हिसाब चढ़ाकर रुपयों को बैग में रखकर वह तरुण के साथ निकल गई। करिश्मा का मन काँप रहा था। उसे हल्का पसीना आने लगा था। वह पहली बार ऐसा काम करने जा रही थी जो उसे वर्षों के लिए जेल भिजवा सकता था। नौकरी तो जाती ही, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं जब आदमी जुआ खेलने को मजबूर हो जाता है। अब पीछे कदम हटाना कठिन था। बस अड्डे पर चाय और पान की दुकानें थी, किंतु करिश्मा थोड़ा आगे वाली दुकान पर बैंक से लौटते वक्त रोज़ चाय पीती थी। वहाँ पहुँची तो बोली, भाई तरुण, आज मेरे सिर में दर्द है, अभी चाय पीते चले, अभी टाइम है। तरुण आसानी से मान गया। चलो बिटिया, मुझे भी भूख लगी है, एक आध बिस्किट भी ले लेना। वे चाय खाने में आए तो 2-3 लोग ही थे। करिश्मा ने जल्दी 2 चाय लाने को कहा। चाय तुरंत आ गई। वह तरुण से बोली, एक काम करो, खुद ही जाकर बिस्किट ले लो, नौकर गंदे हाथ से निकालता है। करिश्मा ने कोने की जगह ही चुनी थी। तरुण बिस्किट लाने काउंटर की ओर गया तो उसने वे गोलियां निकालकर चाय में डाल दी। ऐसा करते उसे किसी ने नहीं देखा। बिस्किट लेकर तरुण लौटा तो बोले, जल्दी करो। तरुण ने बिस्कुट खाकर जल्दी से चाय पी ली। पैसे चुकाकर करिश्मा चली तो बैंक बंद होने में कुल 7 मिनट बाकी थे। थोड़ी दूर आगे बैंक था। चाय खाने के आगे कुछ बढ़कर नीम का वह पेड़ था। करिश्मा ने गौर से देखा, उधर कोई था। तरुण ने कहा, बिटिया मेरा सिर चकरा रहा है। खाली पेट थे सो गैस चढ़ी होगी, करिश्मा बोली। कांपते गले से तरुण बोला, हाथ पैर सनसना रहे हैं बिटिया, मुझे तो नींद आने लगी है। कोई बात नहीं, अभी बैंक पहुंचते हैं, आराम कर लेना, ठीक हो जाओगे। पेड़ के पास पहुंचने के लिए उसका कलेजा उछल रहा था। जैसे ही वे पेड़ के नीचे आए, उसके पीछे से कोई उछल कर निकला और तरुण के सिर पर किसी चीज़ से चोट की। तरुण लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वह आदमी करिश्मा की ओर झपटा। उसने देख लिया अंशुमन था। कुछ कहने ही वाली थी कि अंशुमन ने झटके के साथ उसके कंधे से बैग ले लिया और भीजे गले से बोला, धन्यवाद। करिश्मा हद बुद्धि थी। उसे खुद बैग अंशुमन को देना था, लेकिन यह गुंडों अपराधियों की तरह छीन लेना। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला है कि अंशुमन के पीछे खड़ी मोटरसाइकिल पर उसकी नज़र पड़ी। पिछली सीट पर एक लड़की थी। करिश्मा ने पलक मारते उसे पहचान लिया। वही लड़की जिसे अंशुमन ने अपनी चचेरी बहन बताया था। तब तक अंशुमन ने बैग उस लड़की को थमा दिया और पीछे मुड़ा। अब पलक झपकते उसका हाथ उठा। करिश्मा को पता नहीं चला कि किस चीज़ से उस पर जोरदार चोट की गई है। उसकी आंखों के आगे सितारे नाच उठे। वह नीचे गिर पड़ी। उसे होश आया तो ऑफिस में बेंच पर लेटी थी। मैनेजर आनंद वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। नीचे चटाई पर तरुण पड़ा हुआ था। उसके माथे पर पट्टी थी
और डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा था। करिश्मा का सिर फोड़े की तरह दुख रहा था। टटोला माथे पर पट्टी लपटी हुई थी। क्या हुआ? करिश्मा ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। हाथ मलता आनंद बोला, रास्ते में बदमाशों ने तुम लोगों पर हमला कर रुपए छीन लिए। और क्या? ताजुब तो है, तरुण 5-6 पर भारी पड़ता है, लेकिन यह भी मार खा गया। पुलिस को फ़ोन किया है मैंने, सब रुपए ले गए वे, सब। यह दूसरी बार कंपनी को चूना लगा है। 2 साल पहले की बात तुम्हें याद होगी, जब प्रीमियर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर के नाम से किसी ने झूठा फ़ोन किया था। जब मैं 4 दिनों पर छुट्टी पर गया था और मेरा असिस्टेंट मेरा काम संभाल रहा था, उस बदमाश ने झूठा फ़ोन किया और जाली मैनेजर के नकली दस्तखत बना कर ले आया था और नकद 1 लाख रुपए ले गया था। यह काम प्रीमियर ट्रांसपोर्ट के ही एक आदमी मनोज का था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसी का नाम सामने आया था, लेकिन सबूत की कमी से वह छूट गया था। वह कभी कभी शहर में घूमता दिखाई देता है, मोटरसाइकिल पर घूमता है बदमाश। तुमने शायद उसे ना देखा हो। माथे पर कटे का निशान है और गाल पर बड़ा तिल है। अंशुमन का हुलिया सुनकर करिश्मा का माथा घूम गया। डॉक्टर बोला, दवाएं लिख देता हूँ मिस्टर आनंद। डॉक्टर के जाने के बाद आनंद ने बताया। चाय की दुकान वाला तो बताता है कि रात में उसे मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी थी। यह काम भी उसी बदमाश का हो सकता है। अब तो पुलिस ही पता लगाएगी, आने दो। करिश्मा का दिमाग ही सुन्न हो रहा था। अंशुमन, मनोज, उस लड़की के साथ रुपए लेकर चंपत हो गया, उसे उल्लू बना गया। वह मैनेजर को कुछ नहीं बता सकती। उसकी अपनी इज्जत और नौकरी का सवाल है। जो सोचा था सब उलट हो गया। जिंदगी में हवा की झोंकी की तरह आए सुख के ये 4 सुनहरे दिन चले गए। उन दिनों की बहुत बड़ी कीमत ले गया है वह। करिश्मा के पास अब पछताने के अलावा अब कोई और चारा नहीं था। सिर पकड़कर वह बैठ गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।